हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, क्या आपको आपकी स्माइल पसंद है? पर जब आप बूढ़े हो जाएंगे, फेस पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तब तो ये स्माइल इतनी खूबसूरत नहीं रहेगी ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा है जो आपको उस टाइम पर भी ये स्माइल वापस दिला सकता है, तो कैसा लगेगा? और अगर आपको आज आपकी स्माइल पसंद नहीं है, तो आप अपनी स्माइल को चेंज भी कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा? आज मैं आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो कि हैं एक डिजिटल स्माइल डिज़ाइनर। डॉक्टर मानसी अरोरा एक डेंटिस्ट हैं और उन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल किया है। आइए जानते हैं कैसे। वेलकम टू द शो डॉक्टर मानसी। हाय, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। डॉक्टर मानसी, सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज नॉर्मली हम जब किसी डेंटिस्ट की बात करते हैं तो हम समझते हैं रूट कैनाल होगा, कैविटी होगी, विजडम टूथ तंग कर रहा होगा, बट ये एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट आप लेकर आई हैं। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप हमें, हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताइए कि ये स्माइल डेंटिस्ट्री कैसी है, आई मीन व्हाट इज़ इट अबाउट? सो एज अ डेंटिस्ट, जब आप डेंटिस्ट का नाम सोचते हैं तो हर किसी के मन में ऐसी चीज़ें आती, जैसे आपने बोला विजडम टीथ निकालना है, या फिर रूट कैनाल करना है, या कैविटी भरनी है, दांतों की सफाई करनी है। पर आजकल दुनिया में एवरीथिंग इज़ अबाउट कि आप कैसे दिखते हैं। और जो आप दिखते हैं वो खाली आपके फेस का इन्हांसमेंट आपकी स्माइल के बिना नहीं हो सकता। करेक्ट है ना? तो आपकी जो स्माइल है उसको अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हर किसी के मन में एक डाउट होता है कि जैसा मैं अभी दिखता हूँ या दिखती हूँ, अगर मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे स्माइल इम्प्रूव करानी है, पर अगर वो मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं क्या करूँगा? सो इसी बैरियर को ख़त्म करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग। सो अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैम क्या होता है ये डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग, तो इसमें हम आपके फेस के हिसाब से एक स्माइल को डिज़ाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स। उसको हम डिजिटली डिज़ाइन करके उसका एक मॉकअप ट्रायल बनाते हैं, यानी कि एक ढांचा बनाते हैं जो हम आपके मुंह में बिना आपके दांतों को छेड़े एक जो स्माइल हमें लगता है कि आपके फेस पे अच्छी लगेगी, उसको अचीव करके आपको फिजिकली एकदम रियल की तरह दिखाते हैं। तो अगर आप हमें बोलते हैं कि डॉक्टर आई एम वेरी हैप्पी विद माई स्माइल, अगर आप हमें बोलते हैं तो हम उस चीज़ को एज इट इज़ फाइनल आउटकम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हम आपको दिखा चुके हैं कि आप कैसे लगेंगे। और 1% अगर आप खुश नहीं हैं जो हमने आपको डिज़ाइन करके दिया, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन रहती है, जैसे आप बाल कटवाने जाते हैं, आपको अलग अलग स्टाइल्स दिखाए जाते हैं, ऐसे ही हम आपको अलग अलग स्माइल डिज़ाइंस दिखाते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक डिजिटल लाइब्रेरी है। तो डिजिटल लाइब्रेरी यानी हमारे पास जिनके दांत अच्छे हैं उनकी एक सेट ऑफ स्माइल्स हम सेव करके रखते हैं। और हम वो आपको आपके हिसाब से, आपके फेशियल फीचर्स के हिसाब से, आपके फेस लेंथ, सब चीज़ों के हिसाब से आपको दिखाते हैं, और उन 2-3 ऑप्शंस में से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल और साइंटिफिक तरीका है एक ड्रीम स्माइल पाने का। तो मैम, किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है अक्सर आपके पास आने की? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रेयर थिंग। लाइक इफ़ यू आस्क मी मैम, हर किसी को ज़रूरत है जो अपनी स्माइल से खुश नहीं है। और एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि लोगों के दांत धीरे धीरे घिसते हैं, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 45। और लोग इस बात से अनजान होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो रात में दांत पीसते हैं। ये जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं सेंसिटिविटी के इश्यूज से कि हमारे दांतों में खाना फंसता है या हमें ठंडा गर्म लगता है, तो डेंटिस्ट ही एक ऐसा शख्स होता है जो उनको इस प्रॉब्लम से अवेयर कराता है कि आप नाइट ग्राइंडिंग करते हो या आप दांत पीसते हो। तो फिर क्या होता है, जनरली एज अ डेंटिस्ट हम क्या करते थे, एक नाइट गार्ड बना के दे देते हैं पेशेंट को कि आपको इससे फर्दर डैमेज रुक जाए। पर वो नाइट गार्ड फर्दर डैमेज तो रोक देगा, लेकिन आपकी जो स्माइल की लुक है उसको इन्हांस नहीं कर सकता। तो आप ये मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही दिखता हूँ या मैं ऐसी ही दिखती हूँ, बट यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। जब आप इतना अपने हर चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने लुक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने हेयर कट्स पे, अपने फेस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप स्माइल करने से ही हिचकिचाओगे तो आपकी पर्सनालिटी उतनी इन्हांस होके नहीं आएगी जितनी जनरली आ सकती है। एंड वी कैन डू दैट फॉर यू। तो उसका यही तरीका है कि आप आइडेंटिफाई करो, अगर आप अपनी स्माइल से खुश नहीं हो, या आप मुंह पे हाथ रख के हंसते हो, या आपको लगता है कि मैं अपनी, सबसे इम्पोर्टेंट आजकल तो बहुत ईजी है, सब लोग सेल्फी खींचते हैं।
ठीक है। और सेल्फी में इतने सारे पेशेंट्स मैं आपको बताऊं जो अपने मुंह बंद करके हंसते हैं, बिकॉज जैसे ही वो विद टीथ हंसते हैं दे आर नॉट हैप्पी विद देयर स्माइल। सो सेल्फी इज द मोस्ट, मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर कि अगर आप अपनी सेल्फी से खुश नहीं होते हो, जब आप विद टीथ सेल्फी लेते हो, तो यू कैन कम टू अस एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। और आई एम श्योर कि आप उसके बाद बिना दांत दिखाए नहीं हंसोगे। डॉक्टर मानसी, मैं अभी जैसे आपने बताया, ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई अपनी स्माइल से खुश नहीं है, या जैसे आपने बताया 35 से 45 की एज में नाइट ग्राइंडिंग होती है, या मे बी सम एक्सीडेंट, तो दीज आर केसेस विच इज़ स्टिल इन द यंग एज ग्रुप। बट एक ओल्ड एज के बाद तो फेस पे झुर्रियाँ पड़नी ही हैं, एक एज के साइंस तो आने ही हैं, और उस टाइम पे तो डेफिनेटली वो स्माइल रह नहीं सकती बरकरार। वहाँ पर आप किस तरीके से, मतलब हमारी पुरानी स्माइल आप कैसे हमें उस टाइम पर दे सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है और वो ये फियर करते हैं कि अभी तो मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, पर जब मैं ओल्ड एज में जाऊंगी तो तब मेरी स्माइल ऐसी रहेगी कि नहीं। तो एक और फीचर है हमारे पास, उसको हम, जो मैंने आपको बताया, डिजिटल लाइब्रेरी, स्माइल लाइब्रेरी। तो वी कैन एक्चुअली हेल्प यू प्रिजर्व योर स्माइल, कि आपकी अभी करंट स्माइल को हम अपने डेटा में आपके नेम के हिसाब से सेव कर देते हैं। सो वेन एवर इन फ्यूचर यू नीड दैट, तो हम उस चीज़ को, सेम स्माइल को आपके उसी डेटा से जो हमारे पास हमारी लाइब्रेरी में सेव्ड है, वी कैन रेप्लिकेट दैट फॉर यू। यानी कि हम सेम टू सेम आपको, सी दिस इज कॉल्ड कॉपी पेस्ट डेंटिस्ट्री। बहुत ही प्रिडिक्टेबल वे है करने का, और बहुत ही, मतलब हमें पता है कि हमें ये अचीव करना है और हम ये कर सकते हैं। उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, है ना। तो हम आपका डिजिटल लाइब्रेरी में प्रिजर्व करेंगे और आप जब चाहेंगे आप अपनी सेम स्माइल वापस पा सकते हैं। मैम, हाउ इज द प्रोसीजर? इज इट पेनफुल? नॉट एट ऑल। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोसीजर है। इसमें कुछ भी हम आपके दांतों में अग्रेसिव नहीं करते हैं। सो देर आर डिफरेंट, अलग अलग मटीरियल होता है जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। और वो एज अ डेंटिस्ट जब आप हमारे से मिलते हैं, हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, वो हम दे सकते हैं। इट्स टोटली पेनलेस एंड वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड नाइस प्रोसीजर। एंड हाउ मच टाइम डज दिस प्रोसीजर टेक? मतलब जैसे सपोजिंग सडनली कोई एकदम से सडन चेंज लेकर आ जाए तो वो बहुत डिफरेंट नहीं लगता होगा? मतलब सडन चेंज डिफरेंट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पहले हम आपको सडन चेंज दिखाएंगे। ओनली इफ़ यू आर हैप्पी विद द चेंज, क्योंकि मैंने बोला मॉकअप ट्रायल्स होते हैं। तो मॉकअप ट्रायल में अगर आप हमें बोलते हो कि, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो इतना डेफिनेटली चेंज अच्छे की तरफ लगता है। सो मेरे हिसाब से देयर इज़ हार्डली एनीबडी जो कहता है कि मुझे ये नहीं कराना। इट्स लाइक हमें पता होता है कि पेशेंट डेफिनेटली विल गो फॉर दिस, क्योंकि इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन देयर पर्सनैलिटी। मैम, बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते होंगे, बिकॉज जब हमारे दांत घिसते हैं तो डेफिनेटली हमारे जॉ मसल्स, हमारा पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। एक बारी के लिए बहुत सारे और भी चेंजेस आते होंगे। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर हम ये कराते हैं तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई स्पेसिफिक बहुत बड़े प्रिकॉशंस? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं इसके लिए कहना चाहती हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो पेशेंट स्पेसिफिक होता है। हम डेफिनेटली हम पेशेंट के लुक्स और एस्थेटिक्स पे वर्क करते हैं, पर हमें पेशेंट का फंक्शन भी देख के चलना पड़ता है। तो अगर हमारे पेशेंट का ऐसा स्टेज है कि उनके दांत बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, तो हम उसको एकदम ड्रास्टिकली नहीं चेंज कर सकते। तो हम पेशेंट को पहले दिखाते हैं आप कैसे लगोगे, बट देन वी ऑल्सो टेल कि आपको इतना टाइम लगेगा। तो उस टाइम के लिए, वो टाइम डिपेंड करता है कि कितना डैमेज है। अगर डैमेज बहुत ज़्यादा है तो हमें आपके जॉइंट और फेशियल मसल्स को पहले ट्रेन करना पड़ता है। उसको ट्रेन करने के लिए हम एक स्पेशल अप्लायंस बना के देते हैं आपको, उसको डी प्रोग्रामर्स कहते हैं। तो डी प्रोग्रामिंग मतलब जैसे अगर हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है तो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे दांत घिस गए हैं तो हमारा मुंह ज़्यादा बंद होने लग जाता है, तो मसल्स और जॉइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमको पहले आपके मसल और जॉइंट को डी प्रोग्राम यानी रीस्टार्ट करना पड़ता है। उसको करने के लिए हम आपके ब्रेन को टोटली इससे दूर कर देते हैं, यानी कि अब आपका ब्रेन नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो ये भी बहुत साइंटिफिक तरीका है जिसको हम करते हैं, टोटली पेनलेस है, बट ऑब्वियसली इट मे टेक फ्यू वीक्स टू मे बी 2 to 3 months टू ट्रेन योर मसल्स एंड जॉइंट, एंड दैट इज द मैक्सिमम टाइम। मतलब इन द सेंस कि सारा टाइम कंजम्पशन इसी चीज़ का है। ट्रीटमेंट टाइम इज नॉट मच। ट्रीटमेंट टाइम कैन बी सिंगल सिटिंग to maybe at the most 2 weeks.
तो मेन टाइम है ट्रेनिंग का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुछ केसेस में होता है जैसे जिनमें पूरे मुंह के दांत एट्रीड हो गए हैं। बट अगर आप अपनी सिर्फ स्माइल से खुश नहीं हो और आपके मेजर डैमेज नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ ऊपर के सामने के दांत चेंज करते हैं। उसमें हमें आपको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हम काइंड ऑफ आप समझिए कि हम करते हैं विनियर्स, जैसे किसी भी चीज़ पे एक लेयर लगा दी जी। तो, और वो भी बिल्कुल बहुत साइंटिफिक होता है, टूथ को कोई डैमेज नहीं किया जाता है। इट्स एज थिन एज अ कॉन्टैक्ट लेंस, जैसे आप अपने आइज का कलर चेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, ऐसे आप अपने टीथ का कलर चेंज कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो, जो भी आप मॉडिफिकेशन चाहते हो विदाउट डैमेजिंग योर टीथ हम कर सकते हैं। ओके मैम, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। यंग एज में मान लीजिए 35 या 40 की एज में किसी ने कुछ करवाया, तो डेफिनेटली 10-15 साल बाद तो एजिंग प्रोसेस तो होगा ही, राइट। तो उस टाइम पे क्या उसे फिर से चेंज करवाना पड़ेगा? व्हाट इज़ द वैलिडिटी, या कितना टाइम ये चलता है आपका ट्रीटमेंट स्माइल? सो इट डिपेंड्स अपॉन विच मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली शेल्फ लाइफ हर चीज़ की होती है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सो ये कहना मुश्किल है कि कितने फ्रीक्वेंटली, क्योंकि अगर डैमेज होता है तो ही चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है चेंज करना। और द गुड पार्ट इज़ अगर कुछ सालों में चेंज करना भी पड़ता है तो जो हमने आपका किया था अचीव, तो उसके सारे स्कैन्स और डेटा हमारे पास प्रिजर्व्ड होता है। तो सेम चीज़ को हम वापस रेप्लिकेट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जितनी बार स्माइल डिजाइनिंग करेंगे उतनी बार आपका फेस चेंज होगा। तो योर फेस कैन बी द सेम what you achieved maybe 10 years back, we can achieve the same thing for you. Okay, so it can last up to 10 years? It does, there is no problem. मतलब अच्छे से अगर हम good quality material use करते हैं, if we opt for a better one, then obviously it does. डॉक्टर मानसी, दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। आई थिंक मेरे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत नई चीज़ होगी। जैसे आप इस चीज़ के अंदर हैं, तो मैं समझती हूँ जैसे ये रेयर चीज़ है, तो कितने डॉक्टर्स होंगे इस फील्ड में इंडिया में? मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, अभी ये बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। स्माइल डिज़ाइनिंग हम बहुत सालों से करते हैं, बट डिजिटली उसको इम्प्लाई करना और अपनी प्रैक्टिस में लेके आना, अभी मैं कहूँगी बहुत फ्यू डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो ये कर रहे हैं। बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अपकमिंग थिंग, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उन्हें पहले से पता हो कि उन्हें क्या मिलने वाला है और वो कैसे लगने वाले हैं। Nobody wants to accept a change without knowing what change it is to be. So I would say there are roughly maybe maximum 20-30 doctors all over India. Okay. But it will be a big hit in the future. Okay. Dr. Mansi, what about the financials? मैं समझती हूँ मेरे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि ये इतनी नई चीज़ है और इतनी रेयर है तो बहुत एक्सपेंसिव होगी, जैसे मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है। तो मैं चाहूँगी आप इसके कॉस्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सो कॉस्ट नहीं है कुछ भी इसका ऐसा मेजर। मेन चीज़ होता है कि हम आपको ऑप्शंस देते हैं विच कैन फिट योर बजट। तो अगर आप मुझसे बात करें तो कॉस्ट विल डिपेंड अपॉन कि कितना एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सो अगर हम मिनिमम कॉस्ट की बात करें तो इट कैन रेंज फ्रॉम 10,000 rupees a tooth, that's all, and it can go up till 25-30,000 rupees a tooth. तो which is not much of a difference, but obviously the material का फ़र्क रहता है। So but cost ऐसे बताना थोड़ा सा difficult है क्योंकि it's a scientific thing. तो apart from the material which we are putting, there may be little minor surgery that may be required, there may be implants they may be required. तो वो क्या exact patient की condition है जो हमें achieve करनी है, उसके accordingly cost होता है। डॉक्टर मानसी, एक चीज़ और, कैविटीज़ तो कभी भी दांतों में हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती हैं। तो अगर आपसे हमें किसी ने स्माइल डिज़ाइनिंग कराई और उसके बाद दांतों में कैविटी हो गई तो स्माइल डिज़ाइनिंग में हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको उसको कैसे मेंटेन करना है। एंड उसका ट्रस्ट में उसका मेंटेनेंस कोई मुश्किल नहीं है। इट इज़ नॉर्मल ब्रशिंग मॉर्निंग एंड नाइट जो हम सजेस्ट करते हैं, या पर्टिकुलर ब्रशिंग टेक्निक ठीक से करी जाए जो हम सजेस्ट करते हैं। सो एज सच जो कैविटी आपको होती है टीथ में, तो वो स्माइल डिज़ाइनिंग के केसेस में कोई बढ़ने के चांसेस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। पर अगर होती है तो इट कैन बी डेल्ट विद, मतलब उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम डील नहीं कर सके। Is it necessary that the patient has to come to you only for anything related to the teeth in future, or can they go to other doctors, other dentists? No, not necessarily they need to come to me. कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉरेन से आके काम कराते हैं। तो ऐसे केसेस में sometimes they cannot visit me for every small thing.
सो दैट्स ओके। ठीक। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास नहीं आएंगे तो काम नहीं बनेगा, बट दे आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर मानसी, इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई और मैंने ये नॉलेज सबके साथ शेयर करी। आई रियली होप कि लोगों को इससे फ़ायदा हो और आप अपनी स्माइल को बहुत इन्हांस कर सकें एंड अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकें। मैं समझती हूँ मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर्स भी बिल्कुल बात करना चाहते होंगे डॉक्टर मानसी से, बहुत सारी क्वेरीज उनके मन में भी होंगी। तो डॉक्टर मानसी के नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और गेस्ट के साथ। वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम मिले एक स्माइल डिज़ाइनर से जो आपकी स्माइल को डिज़ाइन कर सकती हैं, और अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो आपकी पूरी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक प्लास्टिक सर्जन है। मिलते हैं डॉक्टर अंकित गुप्ता से। वेलकम टू द शो डॉक्टर अंकित गुप्ता। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसा मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताया कि आप पूरी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो डॉक्टर गुप्ता आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। सो यू आर करेक्ट डॉक्टर मीनू, हम लोग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं थ्रू प्लास्टिक सर्जरी एंड डिफरेंट कंडीशंस में जब भी हमारे पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी एक्सीडेंटल इंजरी में अगर किसी का फेस ख़राब हो जाए या जलने की वजह से अगर किसी की बॉडी ख़राब हो जाए, तो उन सब कंडीशंस में हम उनकी बॉडी को बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। इन सब के अलावा कई बार कुछ बॉडी पार्ट से आप खुश नहीं हैं, आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेटेड है, या आप अपने फेस पे एक डिम्पल चाहते हैं, या आपको अपनी थोड़ी स्किन एक्स्ट्रा लगती है किसी एजिंग के वजह से, तो उन सब को भी करेक्ट करके बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। ओके डॉक्टर अंकित, देयर वाज अ टाइम जब प्लास्टिक सर्जन्स के पास लोग जाते थे ओनली व्हेन देयर वाज सम एक्सीडेंट कह लो या एक मिसफॉर्चून कह लो, बाय बर्थ अगर कोई डिफॉर्मिटी है या मान लीजिए एक्सीडेंट में कुछ हाथ पैर टूट गया, लग गई कोई चीज़, तो आजकल तो कॉस्मेटिक सर्जरीज भी बहुत सारी हो रही हैं। तो आपके पास किस टाइप के पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं आजकल? तो आपने ठीक कहा डॉक्टर मीनू। तो आज की डेट में जो आपने बताया ट्रॉमा रिलेटेड सारी सर्जरीज़ के लिए पेशेंट्स आते हैं, बट रिसेंट कुछ टाइम में जब से इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, सेल्फी का ट्रेंड आ गया है, तो लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के लिए बहुत कॉमनली आने लग गए हैं। तो जैसे ही थोड़ी फेस पे एजिंग दिखने लगती है, आपकी स्किन थोड़ी सी ड्रूप करने लगती है, चीक के फैट पैड्स नीचे जाने लगते हैं, तो कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए पेशेंट्स काफ़ी कॉमनली आजकल कंसल्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे लोगों के हेयर अगर कम हो जाते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए बहुत लोग बात करते हैं। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, कई ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के लिए फीमेल्स काफ़ी कॉमनली आजकल आगे आ रही हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी मदर्स जो होती हैं जिनकी स्किन आफ्टर प्रेगनेंसी लूज़ रह जाती है, सैग कर जाती है, एग्जैक्टली, वो लोग मॉमी मेकओवर सर्जरीज़ के लिए काफ़ी कॉमनली आते हैं। वेट लॉस के बाद जो स्किन एक्स्ट्रा रह जाती है उसकी रीशेपिंग के लिए काफ़ी कॉमनली लोग आते हैं। हाँ जी, बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज़ के लिए। तो आज की डेट में कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की तरफ काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है और आप उसे टैबू की तरह नहीं देखते लोग, वो दे आर वेरी अपफ्रंट। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी आजकल आराम से आके प्लास्टिक सर्जरीज़ करवा रहे हैं। जी डॉक्टर, एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में सबसे पहले आता है, हाउ सर्जरी का नाम सुन के लगता है दैट वी आर ट्राइंग टू इंटरवीन विद द नेचुरल व्हाटएवर गॉड हैज गिवन अस, तो हाउ सेफ आर दीज सर्जरीज? So these surgeries are safer than walking on Delhi roads. So this is the example I usually give my patients कि अगर आप दिल्ली की सड़क पे चल रहे हैं और आप एक सर्जरी करा रहे हैं तो शायद सर्जरी में आप ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। सो इट्स वेरी सेफ विद द एडवांसेस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। एनेस्थीसिया के जो रिस्क हैं बहुत कम हो गए हैं। सर्जरी भी हम जो कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी केवल स्किन के लेवल पे कर रहे हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रही है। सो इट इज़ यूजुअली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ओनली, सो इट इज़ वेरी सेफ एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ सो पॉपुलर दीज डेज। तो डॉक्टर, इनके इफेक्ट्स कितने लॉन्ग लास्टिंग होते होंगे सर्जरीज के? तो ये डिपेंड करेगा आप किस सर्जरी, हर सर्जरी के अपने जो इफ़ेक्ट्स होंगे उनका टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट की बात करता हूँ तो हम जो हेयर्स यूज़ करते हैं वो स्कैल्प के पीछे वाले हेयर यूज़ करते हैं, जो यूजुअली किसी भी मेल के 60 to 70 ईयर्स की एज तक भी ये वाले हेयर्स हमेशा रहते हैं। तो इन हेयर्स को जब हम आगे ट्रांसप्लांट करते हैं तो यूजुअली उसका रिजल्ट भी बाय द टाइम यू आर 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज वो रहता है, जब तक आपके ये बाल नहीं झड़ते। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ लाइपोसक्शन की, तो आपका जो बॉडी वेट इस समय है, इस समय आपने जिस बॉडी वेट पे लाइपोसक्शन कराया, अगर आप उस बॉडी वेट को मेंटेन रखते हैं
या आप उस बॉडी वेट से हल्का फुल्का 4-5 किलो भी ऊपर जाते हैं तो वो रिजल्ट मेंटेन रहेगा। बट अगर आप अपना बॉडी वेट 20-30 किलो और बढ़ा लेते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी चला जाएगा। सिमिलरली हम एजिंग को बैक टू नॉर्मल ला रहे हैं, बट एजिंग के प्रोसेस को रोक नहीं सकते। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, नो डाउट आपके फेस पे एज वापस दिखने लगेगी, बट हाँ, ऑन एन एवरेज 10-10 साल तक भी इनके रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली दिखते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आज जो प्रोसीजर्स आपने बताए, बहुत सारे ये वाले सेम प्रोसीजर्स आर डन इन एस्थेटिक सेंटर्स, और बहुत चीज़ें आजकल ब्यूटी पार्लर्स में भी होने लग गई हैं। तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को ये बताएं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर सेफ़ है और उन्हें कहाँ जाकर क्या कराना चाहिए। तो अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी की बात करूँ, जो प्रॉपर सर्जरीज़ हैं, सर्जरीज़ तो आपको जहाँ पर भी प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल है वहीं पर ही करानी चाहिए। एस्थेटिक सेंटर्स में बहुत सारे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि लेज़र हेयर रिडक्शंस हो गए, केमिकल पील्स हो गई, कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं जैसे बोटॉक्स, फिलर्स वगैरह। अगर वेल ट्रेंड प्रोफेशनल हैं वहाँ पर, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उनसे करा सकते हैं। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, डॉक्टर अंकित गुप्ता से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, एक केस आपका बड़ा पॉपुलर हुआ है रिसेंटली, जहाँ किसी पेशेंट का हाथ कट गया था और आपने उसको रीप्लांट कराया, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट इज़ फंक्शनल। तो मैं चाहूँगी उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं मेरे व्यूअर्स को। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसमें एक फैक्ट्री वर्कर का हाथ मशीन में अटक जाने की वजह से कम्प्लीटली पाम के लेवल पे अलग हो गया था। एंड अच्छी बात ये थी कि पेशेंट टाइम रहते विद इन 4 आवर्स हम तक पहुंच गया था। तो इसमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है जिसमें हमें ब्लड वेसल्स को विद इन 6 आवर्स जोड़ना होता है। उसके अलावा जो हमारी टेंडन्स होते हैं, जो हाथ को मूव करने की नसें होती हैं, और बाकी स्किन, हड्डियाँ, सब चीज़ों को जोड़ना होता है। तो एक 10 घंटे लंबी सर्जरी थी जिसमें हमने पूरे हाथ को वापस से जॉइन किया है, और काफ़ी मुश्किल सर्जरी रहती है, बट वो सक्सेसफुल रही और अब पेशेंट का हाथ वापस जुड़ चुका है। डॉक्टर, 10 घंटे खड़े रहना, एंड दैट टू इन सच अ क्रिटिकल पोजीशन, इन सच अ क्रिटिकल वर्क, तो इसके क्या चैलेंजेस होते होंगे? तो ये डेली बेसिस पे ऐसे केसेस नहीं आते हैं, वंस इन ब्लू मून ऐसे केसेस करने पड़ते हैं। बट ठीक है, हम इस चीज़ के लिए लाइफ भर प्रिपेयर करते हैं। एंड जब किसी के हाथ का सवाल होता है तो आप में इतना एड्रेनलिन रश होता है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और अकेला इंसान नहीं, टीम होती है, टीम मिलके काम करती है। 3-4 घंटे के बाद आप हाफ एन आवर का एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जब क्रिटिकल स्टेप्स ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद आप वापस करते हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर निखिल मेहता साथ में थे, तो हम दोनों ने मिलके ये सर्जरी पूरी करी। जहाँ कंट्री में इतने काबिल हाथ हैं, वहाँ कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के लिए आप इनके साथ कितना सेफ फील कर सकते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अंकित गुप्ता के नंबर्स यहाँ दोबारा से स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, जहाँ कॉस्मेटोलॉजी की बात आती है, वहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी अपने व्यूअर्स की तरफ से कि कौन से प्रोसीजर्स हैं जो सेफ़ हैं, या आप सजेस्ट करेंगे कि ये हर कोई करा सकता है? मान लीजिए किसी की एज 30 इयर्स की है, किसी फीमेल की, या मान लीजिए 40 की एज में है, तो किसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? थोड़ा सा आप ये भी बताएं। श्योर। तो 30 to 40 की रेंज में जो फीमेल्स होती हैं उनकी एजिंग जस्ट फेस पे दिखना शुरू हो जाती है। सो दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट जो स्किन पे हल्के से रिंकल्स आने लग जाते हैं और जो हल्की सी सैगिंग फेस पे आनी शुरू हो जाती है। एंड प्लस दे आर यूजुअली जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी होती हैं, उनकी फैमिली यूजुअली कंप्लीट हो जाती है बाय द एज ऑफ 35, एंड दे आर मदर्स ऑफ अराउंड 4 to 5 year old बेबीज़। सो फॉर देम आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फेस के लिए काफ़ी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के लिए जा सकते हैं, जैसे कि आप केमिकल पील्स, PRP फेशियल्स हो गए, जो कि आपके फाइन रिंकल्स को कम करते हैं। जिनके फेस पे अपर फोरहेड पे लाइंस हैं, क्रोज फीट दिख रहे हैं, या लोअर आईलिड के नीचे रिंकल्स हैं, वो बोटॉक्स के इंजेक्शंस के लिए जा सकते हैं, जो कि 5 to 6 months आपके फेस को रिंकल फ्री कर देते हैं। कई लोगों के फेस की चीक्स थोड़ी सी ड्रूप कर जाती हैं, वो फिलर से अपनी चीक्स को वापस से एनहांस करा सकते हैं। कई फीमेल्स को इस टाइम पर आई बैग्स बन जाते हैं, जो आंखों के नीचे सूजन होती है, तो ब्लेफरोप्लास्टी या आईलिड सर्जरी जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू हम यहाँ की स्वेलिंग को हटा सकते हैं। बाकी फेस लिफ्ट वगैरह सर्जरीज हम 50 to 60 ईयर्स की एज पे जाके करते हैं। बट अगर किसी को फिर भी थोड़ा ड्रूपीनेस फील होता है तो थ्रेड लिफ्ट्स के थ्रू फेस को आप यहाँ से उठा सकते हैं। बाकी लिप्स वगैरह में लिप फिलर्स बहुत कॉमनली होते हैं। अगर वेट गेन करने की वजह से आपके चिन एरिया में या
डबल चिन डेवलप हो रहे हैं तो लाइपोसक्शन के थ्रू, या जो टेक्नोलॉजी जैसे हाइफू और बाकी और टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू इन फैट पैड्स को भी कम कर सकते हैं। जो मदर्स हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, वो लोग मॉमी मेकओवर के लिए जा सकते हैं। तो एज अ फीमेल बीइंग अ मदर इज़ अ इंटेंस फेज, जिसमें जो ब्रेस्ट होती है वो सैग कर जाती है, तो यू कैन गो विद ब्रेस्ट इम्प्लांट्स या ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरीज, या फिर जो टमी का एरिया है वो सैग कर जाता है तो उसके लिए टमी टक या मॉमी मेकओवर जो सर्जरीज होती हैं उन सब के लिए लोग जा सकते हैं। ओके डॉक्टर गुप्ता, ये जो आप प्रोसीजर्स बता रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं आते कि तुरंत पता चल जाए लोगों को कि देव डन समथिंग? जैसे नॉर्मली हम जैसे सेलिब्रिटीज़ को अक्सर फॉलो करते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पे किसी का, बट किसी के ऐसे केसेस हैं कि वो इतना एविडेंट है उनके फेस के ऊपर वो चेंज कि लगता है या तो उन्होंने कोई प्रिकॉशन सही से नहीं लिया या समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर। तो यूजुअली जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं उसके साथ बैठ के डिस्कशन होती है कि आप कितना चेंज चाह रहे हैं अपने फेस में। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम नोज़ जॉब कर रहे हैं, राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी कर रहे हैं, तो उनसे डिस्कशंस होती हैं कि आपको कैसी नाक पसंद है। तो आइडियली हाँ, प्लास्टिक सर्जरी ऐसी होनी चाहिए कि आप अच्छे तो लगें लेकिन कोई पहचान ना पाए कि आपने कुछ करवाया है। तो दैट इज़ द आइडियल सिनेरियो, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं। जब आप करवाने जाते हैं तो आपको शायद थोड़ा और अच्छा चाहिए होता है और ज़्यादा यंग बनने का मन होता है, तो इस वजह से लोग थोड़ा नेचुरल से थोड़ा ज़्यादा पे चले जाते हैं। बट हाँ, अगर आप एक नेचुरल लुक को मेंटेन करके रखना चाहें, सो अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लिमिटेशंस में रखते हैं, आप ओवरडू नहीं करते हैं सर्जरीज़ में, तो फिर ये सर्जरीज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं। बट अगर आप 70 की एज में 20 जैसा दिखना चाहेंगे तो आप अननेचुरल आर्टिफिशियल ज़रूर लगेंगे उसमें। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर आपने। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने कुछ करवाया, मान लीजिए फिलर्स है, इंजेक्टेबल्स है, कुछ भी, और अगर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया तो कैन वी अनडू इट ऑल्सो? हाँ जी, ऐसा तो नहीं है कि उनको वेट करना पड़ेगा कि उसका जो भी टेन्योर है 1 ईयर 1.5 ईयर उसके बाद ही, तब तक दे हैव टू गो विद दैट लुक? ये डिपेंड करेगा कौन से फिलर्स यूज़ हुए हैं, बट आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर जो सबसे कॉमनली फिलर्स हैं हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स हैं, जिनमें कि इंजेक्शंस आते हैं जो कि रिवर्स कर सकते हैं जिनसे आप। तो यदि आपको फिलर्स नहीं अच्छे लगे या किसी वजह से फिलर से कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप इंजेक्शन लगवा के फिलर्स को इमीडिएटली डिसॉल्व करवा सकते हैं। बट बोटॉक्स के केस में अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता देन यू हैव टू वेट। यूजुअली बोटॉक्स का असर 4 से 6 महीने रहता है, तो आपको वो टाइम पीरियड थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आराम से ही चले। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, लाइपोसक्शन के लिए लोग अक्सर सोचते हैं कि करा तो लें, पर इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी जुड़ी हुई होती हैं, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं। तो लाइपोसक्शन के बारे में पब्लिक में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं जो आज आपके थ्रू मैं क्लियर करना चाहूँगा। लाइपोसक्शन वेट लॉस सर्जरी नहीं है। लाइपोसक्शन से आप वेट कम नहीं करते हैं, लाइपोसक्शन इंचेस कम करता है। तो आइडियली लाइपोसक्शन उन लोगों के लिए है जो अपने नॉर्मल बॉडी वेट में है या जस्ट 10% ओवर देयर वेट है। तो आइडियली अगर मेरा वेट 60 kgs होना चाहिए, अगर मैं 70 kgs तक हूँ तो मेरे लिए लाइपोसक्शन है। पर अगर मैं 100 kgs हूँ, 110 kgs का हूँ, तो मेरे लिए लाइपोसक्शन सर्जरी नहीं है। लाइपोसक्शन मेनली एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बॉडी पार्ट से आप फैट को सक्शन के थ्रू निकाल देते हैं। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ के साथ मैं आपको मिलवाती रहूँगी। जुड़े रहिए मेरे शो के साथ। थैंक यू।